हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है दक्षिण भारत का इतिहास और आज दक्षिण भारत के इतिहास का ये लास्ट वीडियो है, यानी लास्ट क्लास है ना। आज के बाद आपको दक्षिण भारत के इतिहास में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दक्षिण भारत के इतिहास में हम पढ़े हैं संगम साहित्य के बारे में, है ना। हम चालुक्य के बारे में पढ़े, हम पल्लव के बारे में पढ़े, राष्ट्रकूट के बारे में पढ़े, है ना। अगर इससे रिलेटेड आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो शुरू से है, जहाँ से दक्षिण भारत का इतिहास शुरू हुआ है, और शुरू कहाँ से हुआ है, संगम साहित्य से, आप वहाँ से ज़रूर देखें तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आज ये लास्ट है और लास्ट में हम पढ़ेंगे वो है चोल वंश। और यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है कि अगर हम बात करें कि पूरा अगर जो दक्षिण भारत का इतिहास है, अगर सारा टॉपिक को आप छोड़ भी दें थोड़ा देर के लिए, तो सिर्फ आपको ये वाला जो टॉपिक है, जो आज का जो क्लास है, यहाँ से सवाल पूछता है। और यहाँ से पूछने का मतलब है कि लगभग 90% क्वेश्चन जो दक्षिण भारत का इतिहास है वो यहीं से आता है। और यहीं से आने का मतलब है चोल, है ना, चोल वंश से आता है। तो हम आज बात करेंगे वो है चोल वंश के बारे में। क्लियर? शुरू करते हैं। वो है चोल वंश। वहां पे हम सिर्फ डिस्कस किए थे, सिर्फ नज़र एक रखे थे, लेकिन आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत इतिहास को जानने के लिए आपको दक्षिण भारत का जो ज्योग्राफी है उसको आपको पता होना चाहिए, जो हम कहाँ पढ़े थे, संगम साहित्य में भी पढ़े थे। नहीं, फिर से हम आते हैं। ये क्या है, आप समझ रहे हैं ना। भारत का जो साउथ वाला पार्ट है मैप में ऐसा ही दिखता है, ऐसा आपको नहीं लगे कि ये क्या बार बार पढ़ रहा है। यहाँ पे था कौन सा, ये था चालुक्य, ये है पल्लव, ये था बैंगी के चालुक्य, है ना। और ये जो वाला जो एरिया है वो है महाराष्ट्र वाला, यानी हम इसको बोलेंगे राष्ट्रकूट, नहीं। और ये जो एरिया है उसको हम बोलेंगे कल्याणी। हालांकि ये दोनों एरिया ओवरलैप होता है, ये चीज़ें हैं। और यहाँ वाला जो एरिया है वो है चोल। क्लियर है? इतना बात आपको पता होना चाहिए। और थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे है वो है श्रीलंका, नहीं, ये है श्रीलंका। भारत के मैप के सापेक्ष में आप ज़रूर देखें, यहाँ आप देखेंगे कि बगल में एक देश और है, आइलैंड कंट्री है, वो है मालदीव, नहीं, ये चीज़ें हैं। और ये वाला एरिया क्या है, अगर भारत को इस टाइप से आप मिला लें तो ये है क्या, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी से थोड़ा सा और इधर की तरफ जाएंगे तो ये इसी को बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया, है ना, दक्षिण पूर्व एशिया। इसी में हम आता है कौन सा है, इसमें आता है इंडोनेशिया, है ना, जावा, सुमात्रा, है ना, यानी बहुत सा छोटा छोटा जो है वो आइलैंड है, ये चीज़ें हैं। और यदि अभी आपको पता नहीं चल रहा था, अब ज़रूर अपना जो मैप है, जो इंडिया का मैप है, उसके सापेक्ष में बात करें। जो दक्षिण ईस्ट एशिया का बात है वो आसियान की हम बात करते हैं, कि जो आसियान में जो देश आता है बेसिकली वही सब है दक्षिण ईस्ट एशिया का देश। क्लियर है? तो दक्षिण भारत का इतिहास के लिए इतना जानकारी आपको पता होना चाहिए। अब ऑब्वियसली बात है, आपको तो ये पता ही होगा कि इसका मतलब कौन सा है, इधर केरल है, इधर कौन सा है, इधर तमिलनाडु है। ये कौन सा तट है, ये कोरोमंडल तट है, सॉरी ये मालाबार तट है। ये कौन सा इधर वाला है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, है ना, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे जब थोड़ा सा और आप इधर की तरफ आएंगे तो ये है बंगाल, नहीं। और यहाँ से एक नदी भी निकलती है जिसको हम बोलते हैं, और बंगाल के खाड़ी में गिरती है, उसको बोलते हैं हम गंगा नदी। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर,
है ना। और बंगाल में क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है ना। तो इतना बात आपको पता होना चाहिए पहले से। क्लियर। ये है दक्षिण भारत का ज्योग्राफी। या चोल को पढ़ने से पहले आपको इतना बात पता है। आप मैप ज़रूर देखें। अगर आपको इस फिगर से नहीं पता चल रहा है, जो भारत का मैप है आपके पास, वो आप ज़रूर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस किस जगह की बात कर रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं चोल वंश या चोल साम्राज्य। चोल थे कौन? कौन है चोल? चोल है पल्लव के यहाँ सामंत थे। पल्लव के क्या है? सामंत। सामंत क्या चीज़ है, ये बात आपको पता है? सामंत क्या चीज़ है, थोड़ा सा यहाँ पे बात कर ही लेते हैं। सामंत है कि मान लेते हैं कि पहले कि अभी क्या स्थिति है कि अभी आप कहीं भी जॉब करते हैं तो आपको क्या मिलता है? पैसे मिलता है। और पैसे कैसे मिलता है? डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है ना। यानी हम इसको बोलते हैं कैश। फिर उस पैसे को आप निकाल सकते हैं। तो कैसे ही मान लेते हैं, है ना। पहले जैसे कोई पंडित है, कोई पूजा कराया, पंडित यानी ब्राह्मण, तो उसको दान में क्या मिलता था? अभी क्या मिलता है? वो भी पैसे मिलता है। और कहीं कहीं फिर तो लोग इसको अनाज भी दे देते हैं ना, चावल भी दे दिया, गेहूँ भी दे दिया, इस टाइप की चीज़ें। तो मान लेते हैं कि पैसा ही मिलता है। फिर हालांकि पंडित वो क्या करता है कि उस चीज़ को बेच देता है ना। और जिसके पास चीज़ें ना है वो खाना उसको खाता भी है, उसको यूज भी करता है। अब सोचे कि अगर आप कहीं पे जॉब देते हैं और सरकार आपको बोले कि नहीं, आपको अब मिलेगा ज़मीन, मिलेगा ज़मीन यानी भूमि। और वो कौन सा भूमि? वो टैक्स फ्री भूमि, यानी आपको टैक्स नहीं देना है, आप यूज कीजिए। यानी पैसा नहीं देगा, आप वहाँ पे क्या कर लीजिए, ज़मीन ही ले लीजिए, है ना। किसी का दे दिया, 5 कट्ठा दे दिया, 1 महीने का सैलरी, 2 महीने का सैलरी, इस हिसाब से। हुआ क्या कि मान लेते हैं कि ये है पूरा, मान लेते हैं कि ये है, ये पूरा साम्राज्य है। तो अगर इसी टाइप से देगा तो मान लेते हैं कि किसी एरिया में दिया, क्लियर। और किसी एरिया में दिया तो फिर क्या होगा कि 1 महीने का सैलरी दिया, फिर 2 महीने का सैलरी दिया, या 2 साल का, 4 साल का, क्योंकि जॉब लोग 60 साल तक करते हैं ना। तो मान लेते हैं कि इसके पास बहुत, जो भी अधिकारी है या कोई भी पंडित है, तो इसके पास बहुत सारा क्या हो गया, ज़मीन हो गया। तो ये क्या कहलाने लगे? ज़मींदार। नहीं, और जब ये ज़मींदार कहलाने लगे तो ये जो एरिया है, तो क्योंकि ये ज़मींदार बड़े लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, तो ये क्या करते थे, खुद से खेती नहीं कर देते। तो इस एरिया में जो रहने वाले जो लोग थे उसके द्वारा खेती की जाती थी। और इसको बदले में क्या मिलता था? इसको बदले में मिलता था राजस्व, या इसी को हम बोलते थे टैक्स, है ना। पट्टे पे ज़मीन दे दिया। अब होता ये है कि जब ये दिया तो इसके पास क्या हुआ कि इस एरिया में जितने भी लोगों पर कंट्रोल हो गया, यानी जो ये चाहता था वही होता था। यानी ये जो ज़मींदार है वो पावरफुल हो गया। और पावरफुल होने का मतलब ये है कि जो सेंटर में ये राजा बैठा हुआ, वो भी अगर इसको कुछ कहना है, यानी इस एरिया में कुछ भी चीज़ें करना है, तो इससे पहले संपर्क करता था। समझ रहे हैं? एक बाहर का राजा है और एक अंदर का राजा है, यानी राजा के अंदर राजा है। समझ रहे हैं? उसको बोलते हैं राजा के अंदर राजा। और ये जो राजा के अंदर राजा है, इसी को हम बोलते हैं सामंती व्यवस्था, सामंत बोलते हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एक, अब पता है कि एक ही अधिकारी तो है नहीं, बहुत सारे अधिकारी हैं। तो अलग अलग जगह पर क्या होगा, एक जो राज्य है, एक जो साम्राज्य है, वहाँ पे क्या होगा, अलग अलग सामंत हो गए। नहीं, तो जब ये जो सत्ता कमज़ोर होती है, नहीं, ये जब सत्ता कमज़ोर होती है, मेन सत्ता, तो ये जो सामंत है अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। या ये कहें कि जब राजा कमज़ोर होता है तो यही जो कोई सामंत में से इसी को निपटा दिया, मार दिया। ऐसा भी हो सकता है ना।
कि मेन राजा की क्या ज़रूरत है, उसी को मार दिया। यही हो रहा था कि जब यहाँ पे मेन सत्ता, जब पल्लव की राज सत्ता कमज़ोर है, तो जो इसके जो सामंत है यानी इसी में से कोई इसको क्या किया, निपटा दिया। और निपटा के क्या हुआ, एक नया साम्राज्य की स्थापना हुआ जिसको हम बोलते हैं चोल साम्राज्य। तो ऑब्वियसली बात है, चोल साम्राज्य कहाँ हुआ, जो इसका एरिया है, और इसका एरिया पल्लव का एरिया कहाँ था, ये तमिलनाडु है ना। तो चोल साम्राज्य का भी एरिया है, वो कौन सा एरिया है, वो तमिलनाडु वाला एरिया है। नहीं तो ये अपना कोई भी काम करेगा, कोई भी स्थिति होगी, वो कहाँ करेगा, तमिलनाडु में करेगा, है ना। तो ये चीज़ है, तो इस पर हम आगे भी बढ़ते हैं। एक एक चीज़ आराम से समझते जाना है। माने चोल वंश का संस्थापक, संस्थापक कौन है, उसको बोलते हैं विद्यालय। यानी इसका मतलब है कि पल्लव को कौन मारा था, विद्यालय ही मारा था। नहीं, और इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई वो था तंजावुर या तंजौर। अभी भी ये शहर है, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ बनाई राजधानी, ये है। क्लियर। तो ये सवाल भी पूछता है, संस्थापक कौन, विद्यालय, और ये है तंजावुर। अब इसमें जो महत्वपूर्ण जो राजा है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि जब सत्ता मजबूत होती है तो जो आसपास में जो छोटा मोटा जो राजा है उसको ये लोग निपटा लेता है ना, जीत लेता है, या उस पर प्रेशर बनाता है, वो खुद ही मिल जाता है। तो ये तो सभी कर रहे थे, तो ये जानने की जो आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। जो अब जो महत्वपूर्ण राजा है वो है कौन सा, वो है राजराज फर्स्ट। सवाल आता है, राजराज फर्स्ट। राजराज फर्स्ट वो व्यक्ति है कि जिन्होंने ये जो चोल है उस श्रीलंका पर अब हमला किया है। ये जो श्रीलंका वाला जो एरिया है इस पर, और श्रीलंका का जो उत्तर साइड है यानी ये जो नॉर्थ साइड है और ये साउथ वाला है, यानी ये जो नॉर्थ वाला पर पूरा कब्जा कर लिया था। यानी क्या बोलते हैं, श्रीलंका विजय। और कौन सा एरिया, तो सब जवाब क्या है, कुछ एरिया। कुछ एरिया में कौन सा, नॉर्थ वाला एरिया, कुछ क्षेत्र को क्या किया, जीता या कब्जा कर लिया। तो ये सवाल पूछता है कि कौन सा राजा है जो श्रीलंका के कुछ क्षेत्र को जीता था। और जिस समय ये हमला किया था तो उस समय श्रीलंका का राजा कौन था, उनका नाम था महिम फर्स्ट, महिम 5 था। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ है। अधिकार कर लिया, और ऑब्वियसली बात है कि जब श्रीलंका पर अधिकार करने का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि ये जो है पूरा एरिया, ये कौन सा है, ये समुद्र वाला एरिया है ना। तो समुद्र के लिए किसके लिए होना चाहिए, तो इसके पास नौसेना भी होगा, पानी वाला सेना नहीं, तो नौसेना भी था, थल सेना भी था, घोड़ा वाला भी सेना था, हाथी वाला भी था, लेकिन नौसेना भी था। तो ये भी सवाल आता है कि सबसे पहले जो नौसेना का जो शुरुआत है या नौसेना को सुदृढ़ किया है, कौन किया है, तो आपको बताना है कि ये चोल ने किया था। और चोल में अगर राजा पूछेगा तो आपको राजराज फर्स्ट किया है। क्लियर। और जब इस श्रीलंका पर हम जो को जीता है नॉर्थ में, तो उन्होंने एक क्या किया है कि नया राजधानी बनाया, मुमाडी चोलपुर, है ना। मैंने इसी क्षेत्र में एक राजधानी बनाया जिसका नाम रखा मुमाडी चोलपुर। क्लियर है, ये बात है, इतना बात तो आपको पता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये फिर से ये हमला किया है मालदीव पर भी।
तो यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि मालदीव को भी जीता है। आप देख रहे हैं कि जो भारत में जो छोटा छोटा जो राजा है उसको तो जीता ही, जो विदेश वाला भी है उसको भी जीता है, जो आसपास जो है ना। तो इसके बारे में जो है आप इतना ही पता होना चाहिए। और मालदीव में जब जीता तो इन्होंने क्या किया है, भूमि की माप कराई है। अब भूमि का माप का कंसेप्ट क्या है? भूमि का माप का मतलब यहाँ पर जो बेसिकली है कि टैक्स को उगाहना, टैक्स कलेक्शन करना, राजस्व। अब इसका क्या मतलब होता है कि भूमि का माप कराने से ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि कितने भूमि पर खेती होती है, कितनी भूमि खेती के लायक नहीं है, कौन सा भूमि ज़्यादा उपजाऊ है, कौन सा भूमि कम उपजाऊ है। तो उस हिसाब से जो कैटेगराइज करता है भूमि का, है ना, और उसी के अनुसार से टैक्स लगाया जाता है। जैसे जो भूमि ज़्यादा उपजाऊ है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा टैक्स देना होगा, है ना। अब कोई भूमि ऐसा है कि जहाँ पर खेती होती ही नहीं, तो क्या होगा, वहाँ पर टैक्स नहीं लगाएगा ना। तो राजा तो इतना बेवकूफ़ है नहीं। तो इस हिसाब से क्या होता है कि भूमि की माप कराई जाती है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ें भी किया है कि मालदीव को जीता और वहाँ पे क्या किया, भूमि की माप कराई। क्लियर। तो इनके बारे में जो है राजराजा जो फर्स्ट है, इसके बारे में इतना ही आपको पता होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट राजा है, राजेंद्र फर्स्ट, और ये माना जाता है सबसे प्रतापी राजा। अगर पूछेगा कि चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है, तो क्या है, वो है राजेंद्र फर्स्ट। अब राजेंद्र फर्स्ट कौन कौन सा युद्ध किया है? उद्देश्य वही है, साम्राज्य का विस्तार करना, चाहे कोई भी राजा हो। इन्होंने पहला चीज़ तो यही है कि ये जो श्रीलंका का जो ये जो नॉर्थ वाला था, सिर्फ राजराज भाई, ये पूरा श्रीलंका को जीता है। तो यहाँ सवाल भी आता है, संपूर्ण श्रीलंका विजय। संपूर्ण श्रीलंका का विजय किया नहीं, एक तो ये है। दूसरा जवाब है कि ये जो आदमी है, जो चोल है, ये क्या किया है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट नहीं, जो दक्षिण पूर्व एशिया वाला एरिया है, जो जावा सुमात्रा वाला जो एरिया है, इस एरिया में भी अपना जो है उसको भी जीता है। आप समझ रहे हैं कि कितने दूर है, यानी इसकी जो नौसेना है कितना ताकतवर है ना। तो यहाँ पे सवाल भी आपसे समझ में आना है कि जो नौसेना का सबसे बड़ा सुदृढ़ स्थिति, यानी सबसे विकसित स्थिति, तो राजेंद्र फर्स्ट में ही दिखता है। शुरुआत अगर पूछेगा तो आपको क्या बनाना है, आपको बोलना है राजराज फर्स्ट, है ना। लेकिन अगर डेवलप स्थिति देखना है तो कहाँ, किसको बोलना है, राजेंद्र फर्स्ट। तो इस जो एरिया है, यानी ये जो दक्षिण पूर्व एशिया वाला जो एरिया है, आसियान वाला एरिया है ना, इसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा आइलैंड है, जावा सुमात्रा, है ना। और इसमें एक वंश था जिसका नाम है शैलेंद्र वंश। शैलेंद्र वंश को हराया था। सिर्फ यही सवाल आता है कि कौन सा वंश को हराया था, किसने हराया था, राजेंद्र फर्स्ट ने हराया था। नेक्स्ट है कि अब ये तो बाहर वाली बात हो गया, ये बोला था कि ये जो है, ये जो पूरा बंगाल की खाड़ी है वो एक झील है ना। झील समझते हैं ना, चारों तरफ से घिरा हुआ है। यानी इसका दादागिरी इतना था कि ये जो बंगाल की खाड़ी, इसको बोल रहा था ये एक झील है। कौन सा झील है, चोल झील है ना। तो ये क्या बोला था कि ये कि चोल झील है, कौन सा, बंगाल की खाड़ी। यानी अगर कोई बंगाल की खाड़ी में आएगा तो हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये मेरा चीज़ है। आप समझ रहे हैं कि ये है दादागिरी। वो बोलते हैं ना लोग कि चाइना दादागिरी कर रहा है ना, साउथ ईस्ट चाइना को बोलता है हमारा है। ये चोल वाले बोलते थे कि जो बंगाल की खाड़ी है पूरा वो मेरा है।
क्लियर। और इसका ऑब्वियसली बात है कि क्या है कि शक्तिशाली क्या है, यहाँ पर लिख भी देते हैं कि शक्तिशाली नौसेना है या सबसे शक्तिशाली नौसेना है इसी के टाइम में। राजेंद्र फर्स्ट ने ये जो नॉर्थ वाला में भी क्या किया है, हमला किया है, यानी बेसिकली ये वाला क्षेत्र में, क्योंकि इसको चाहिए था गंगा का पवित्र पानी, है ना, कि जो गंगा का जो पवित्र पानी है उसके लिए इसको चाहिए, और इसी के पर्पज से ऐसा ये बोलता है। अब इसलिए बात साम्राज्य विस्तार ही इच्छा होगा, लेकिन ये बोलता है कि नॉर्थ में जो अभियान किया है वो बंगाल पर हमला किया है ना, यानी इसको बोलते हैं बंगाल अभियान, बोलते हैं बंगाल अभियान बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं गंगा का अभियान, गंगा का अभियान, है ना, ये दोनों सवाल आएगा। और बंगाल का अभियान का मतलब है कि बंगाल में उस समय कौन राजा है, बंगाल में उस समय राजा है वो था पाल वंश, महिपाल, क्लियर। यानी कि जब चोल हमला किया बंगाल पर तो उस समय कौन सा राजा है, वो है महिपाल, है ना, और वो कौन सा है, पाल वंश का है। पाल वंश के बारे में हम पढ़ेंगे भी कि जब इस पर हमला किया है तो ये जीता भी है। कौन जीता है, चोल ने जीता है, राजेंद्र फर्स्ट ने जीता। और यहाँ पर एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम है गंगई कुंड की उपाधि, गंगई कुंड की उपाधि। तो ये सवाल आता है कि गंगई कुंड की उपाधि किसने ग्रहण किया था, तो किसने किया था, वो राजेंद्र फर्स्ट ने। क्यों किया था, क्योंकि ये बंगाल को हराया था, या बंगाल का अभियान किया था, या गंगा का अभियान किया था, इसीलिए नाम ही रखा है गंगई कुंड की उपाधि। क्लियर है। और ऑब्वियसली बात है एक नई राजधानी बनाया इस उपलक्ष्य में, जिसका नाम है गंगई चोलपुरम, गंगई चोलपुरम। अब ये कहाँ बना है राजधानी नई, ये बनाई है तमिलनाडु के क्षेत्र में। ऐसा सवाल में आपको बुझा सकता है कि बंगाल में ही क्या है एक नई राजधानी बनाया है, नहीं, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र में ही क्या किया है कि ये जो है वो राजधानी बनाया है ना। तो ये चीज़ें आपको क्या है पता होना चाहिए। और ऑब्वियसली बात है अगर आप देख रहे हैं कि कितना ये साम्राज्य का विस्तार किया है, तो अगर ये सवाल आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार किसने किया है, तो यही किया है ना। तो यहाँ पर सवाल भी उठता है कि सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार, ये चीज़ है ना। तो ये भी बात आपको क्या है पता होना चाहिए। और एक अगर तालाब भी पूछेगा तो यहाँ पर एक तालाब भी बनाया है, उसको हम बोलते हैं गंगई चोल तालाब, है ना। तो ये यही बनाया है, ये कौन से एरिया में, इसी एरिया में, बंगाल वाला एरिया में, है ना। तो ये चीज़ें आपको क्या है कि आपको पता होना चाहिए। ये एक और सवाल आता है कि एक है चीन दूत 2 बार भेजा है। चीन क्या भेजा है, ये चीन दूत मंडल 2 बार भेजा। तो इसका मतलब ये होता है कि चाइना के साथ ये संबंध चाहता था, ये रिलेशन चाहता था। क्यों चाहता था, व्यापार के लिए चाहता है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये पूरा था वो है राजेंद्र के बारे में। कुलोत्तुंग फर्स्ट, है ना। कुलोत्तुंग फर्स्ट ऐसा माना जाता है कि जो कुलोत्तुंग है ये भी ऑब्वियसली बात है चाइना के साथ संबंध चाहता था, है ना। तो इसलिए यहाँ दिखता भी है कि ये 72 व्यापारियों को, यानी व्यापारी को कहाँ भेजा था,
चीन भेजा है, ये चीज़ें। और ये जो जितना भी क्षेत्र ये जीता है श्रीलंका का, उसको ये क्या किया है, वापस कर दिया है ना। वो बोला नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए श्रीलंका, ये क्या किया, वापस कर दिया। अब वापस करने का कारण ये है कि जो अपना जो बेटा का जो शादी है वो इसी के यहाँ क्या किया है ना। तो ये क्या किया है, श्रीलंका को वापस कर दिया है और क्या बना लिया, वैवाहिक संबंध। तो ये भी आपको क्या हो, पता होना चाहिए। क्लियर। और इन्होंने भी क्या किया है, भूमि माप कराई है, इसको बोलते हैं पैरों की छाप। पैरों की छाप के इकाई बनाई है। अब देखें कि जब गांव में कोई लोग फील्ड बनाता है यानी पिच बनाता है तो 22 गज का है ना, यानी एक डेग बढ़ाएगा तो वो होगा 1 गज, है ना। तो ऐसा माना जाता है जो 22 जो है ना, यानी 22 बार जब आगे बढ़ेगा तो उसको वह बोल देता है 22 गज, और उसी को पिच मान लिया जाता है। यहाँ पे पैर का छाप का मतलब यही है कि एक बार बढ़ेगा तो 1 गज हो जाएगा, है ना। तो वही ये करवाया था, कौन, ये क्या रहा था, कुलोत्तुंग फर्स्ट, है ना। तो कुलोत्तुंग फर्स्ट के बारे में सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए। एक तो ये है कि ये चोल वंश का है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है। और ये है कि 72 व्यापारियों को चीन भेजा है, और एक ये है। और पैरों की छाप की इकाई जो है वो किसने बनाया है, तो ये चोल ने, और कौन, कुलोत्तुंग फर्स्ट ने। ठीक है, ये है। और लास्ट में आता है कि जो अंतिम शासक है इसका, अंतिम शासक चोल का, वो है राजेंद्र थर्ड, है ना। यानी चोल वंश का अंतिम शासक कौन है, राजेंद्र थर्ड, है ना। तो ये पूरा है वो है चोल वंश। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो है चोल का प्रशासन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे सवाल हमेशा पूछा जाता है। प्रशासन, प्रशासन का मतलब क्या है कि पूरा जो चोल है उस पर कैसे शासन किया जाता था, है ना। ये चीज़ है। ऑब्वियसली बात है, सबसे ऊपर कौन होता है, अभी के हिसाब से क्या होता है, सबसे ऊपर होता है देश, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है राज्य, राज्य के बाद इसको जिला, जिला के बाद क्या ब्लॉक, ब्लॉक के बाद क्या पंचायत, पंचायत के बाद गांव, और गांव में इसको हम बोलते हैं वार्ड, है ना। तो अगर अभी पूछेगा कि जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन है, वो है वार्ड है, नहीं। क्लियर। तो चोल में क्या था, चोल में मेन है वो देश तो है, यानी देश को हम क्या बोलेंगे, चोल ही बोलेंगे। और अभी देश का मतलब क्या है, भारत है, नहीं। और उसके बाद ये होता था, उसको ये बोलता था मंगलम प्रांत। और उसके बाद एक होता है कमिश्नरी, कमिश्नरी समझते हैं, जिला नहीं है, यानी कुछ जिला को जोड़कर, कुछ जिला को मिलाकर। और सुने होंगे कि बिहार को 9 प्रमंडल में डिवाइड किया है। कौन कौन से प्रमंडल, एक तिरहुत प्रमंडल, नहीं, ये सब आता है ना, पटना प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल। तो वो प्रमंडल क्या होता है कि कुछ जो जिला है वो मिला के, यानी 8-9 जिलों को मिलाकर क्या बनाता है, एक प्रमंडल बनाता है। उसी को आप अगर बोलेंगे तो इसको बोलते हैं कमिश्नरी, नहीं। तो ये इसको बनाया है। और उसके बाद ये मानता है कि एक है, फिर जिला है, और उसके बाद ये बोलता है कि ये है गाँव का समूह, गाँव का समूह, और फिर है गाँव, है ना। ये है खेला। अब समझ रहे हैं, देश है, फिर ये राज्य है,
फिर ये कमिश्नरी है, फिर ये ज़िला है, और ये गांव है, गांव का समूह, और ये गांव है। क्लियर? ये है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसको क्या क्या बोला जाता था। ये जो प्रांत है, प्रांत को ये बोलता था मंडलम। क्या नाम था इसका? मंडलम। बोला जाता था कोट्टम, या इसको बोलते थे बलनाडु। किसको? कमिश्नरी को। और ये जो जिला है उसको ये बोलता था, इसको बोलता था नाडु। और ये जो गांवों का समूह है बोलता था कुरम, और इसको ये बोलता था गांव को उड़। क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल आपके दिमाग में अगर चल रहा है तो आप क्लियर कर लीजिए कि प्रांत को ही बोलते थे मंडलम, कमिश्नरी को ही बोलता था कोट्टम या बलनाडु, जिला को नाडु, और गांवों का समूह को ये कुरम, और गांव को उड़ बोला जाता था। इस सवाल आएगा कि असेंडिंग ऑर्डर में बताइए और डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए, तो सबसे ऊपर क्या आ जाएगा? मंडलम, फिर क्या आएगा? बलनाडु या कोट्टम, या क्या आएगा? नाडु, फिर कुरम, फिर उड़। क्लियर? आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 अक्षर है, यहाँ पे 4 अक्षर है, यहाँ पे 2 है ना? इस टाइप से आपको याद रखना है। और उड़ तो आपको याद ही रहेगा, कुरम और उड़। ये है प्रशासन करने का तरीका, है ना? अब इसमें से थोड़ा सा बात और पढ़ लीजिए, उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि ये जो गांव है, गांव को क्या बोलता था? ये उड़ बोलता था। ये गांव में 2 टाइप का चीज़ें था, एक को बोलता था उड़ और एक को बोलता था ये सभा, या इसको बोलते थे महासभा। तो उड़ वाला जो संस्था था उसको सामान्य लोगों की संस्था है, यानी जो ग्रामीण लोग होते हैं सामान्य लोग। और ये जो सभा है वो है विशिष्ट लोगों का। विशिष्ट लोग का मतलब क्या होता है? कि उच्च लोग, यानी अमीर लोग के लिए। क्लियर है? और यही लोग मिल के क्या बनाता था? एक समिति बनाता था, और कोई भी चीज़ क्या होता था कि वो डिस्कस करता था, है ना? उच्च लोगों का यहाँ मतलब आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मणों के लिए संस्था है। तो इस टाइप से आपको समझना है। सिर्फ यही सवाल पाए कि उड़ कौन सी संस्था है, तो समान लोगों की, और सभा और महासभा कौन सा? ये विशिष्ट लोगों की संस्था है। क्लियर? सिर्फ इतना ही सवाल आता है, और इसको आएगा सरियाने के लिए कि असेंडिंग में बताइए और डिसेंडिंग में बताइए। क्लियर है? तो ये चीज़ें हैं। और एक और आता है कि इसमें से सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि चोल प्रशासन किसके लिए जाना जाता है? वो है स्थानीय प्रशासन के लिए। और स्थानीय प्रशासन का मतलब क्या होता है कि जो अभी के लिए पंचायत और म्यूनसिपैलिटी है, उसी टाइप से ये उस समय काम करता था चोल वंश में, है ना? तो अगर पूछेगा कि चोल वंश किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको बताना है स्थानीय प्रशासन के लिए, और इससे खूब सवाल पूछता है इस पॉइंट से। क्लियर? और एक और समिति बनती है जिसको बोलते हैं व्यापारियों की समिति, व्यापार लोगों का। को समिति को बोलते थे नगरम, है ना? तो ये भी बात आपको क्या पता होना चाहिए कि व्यापारियों की जो समिति है उसको ये क्या बोलते थे चोल प्रशासन में? उसको बोलते थे नगरम बोला जाता था। क्लियर है? ये चीज़ें हैं। और एक लास्ट बात है कि लास्ट बात ये है कि इसमें जो टैक्स था वो कितना था? 1/3। और एक है जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है, वो कौन सा? वो था कावेरीपट्टनम। कावेरीपट्टनम और पिछली बात कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो भी कहाँ है? वो है कावेरीपट्टनम में। यानी चोल का महत्वपूर्ण बंदरगाह है जहाँ से व्यापार होता था। कहाँ है? तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु ही क्या है उसका महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये जो पूरा है वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये है प्रशासन।
क्लियर, यहाँ से खूब सवाल आता है। अब इसमें से थोड़ा सा धार्मिक बातें आता है और धर्म के बारे में कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। चोल वंश, चोल वंश में ऑब्वियसली बात है सबसे महत्वपूर्ण जो है वो राजा ही है, क्योंकि ये राजतांत्रिक व्यवस्था है तो राजा ही है ना। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि राजा जो है वो माना जाता था देवता के बराबर। ऑब्वियसली बात है कौन सा देवता, जो ब्राह्मणों के देवता है, जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म, ये माना जाता था। क्योंकि जो मंदिर होता था, मंदिर में क्या होता है, अभी देवता का जो है मूर्ति है, चाहे शिव का है, राम का हो, कृष्ण का हो, उसका। लेकिन चोल प्रशासन में पहली बार हुआ कि मंदिरों में राजा का मूर्ति बनाया गया कि आप जाइए पूजा कीजिए, क्योंकि देवता की परछाई है ना। तो यानी जिंदा में ही, यानी राजा को यहाँ पे बोल देते हैं कि जिंदा में ही मंदिर में मूर्ति बनाया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सवाल पूछता भी है। क्लियर है कि मंदिरों में जो प्रतिमा बनाई गई राजा का, यानी राजा को जीवित रहते हुए है, किसका, वो है चोल वंश में। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वंशानुगत, वंशानुगत है ना, यानी राजा का ही वंश का राजा बनेगा। यानी इसका एक मतलब यार था कि राजा पहले ही क्लियर कर देता था कि राजा कौन बनेगा, कि जैसे अगर कोई व्यक्ति राजा है तो वो पहले ही क्लियर बनेगा कि इस बार वो राजा बनेगा। यानी जब ये व्यक्ति हटेगा तो राजा कौन बनेगा, जिसका ये चुनाव करेगा। यानी यहाँ पर बताना है कि राजा अपने जीवन काल में ही क्या करता था, अगले राजा का चुनाव करता था। ये भी सवाल आता है कि राजा अपने जीवन काल में ही राजा का चुनाव करता था, है ना, ये चीज़ें हैं। और ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि ये हिंदू धर्म को मानता है, और हिंदू धर्म को जब ये मानता है तो कुछ इन्होंने क्या किया है, मंदिर भी बनाया है। तो एक मंदिर बनाया है, मंदिर का निर्माण किया है, जिसको हम चोल कला में पढ़ते हैं, चोल कला। एक मंदिर का निर्माण हुआ है, ये कौन बनाया है, ऑब्वियसली बात, बना है राजेंद्र फर्स्ट। और किसकी मंदिर है, वो शिव की मंदिर है ना। और कौन सी मंदिर है, इसको बोलते हैं राजेश्वर मंदिर है। ये बहुत फेमस मंदिर है और खूब सवाल पूछता है। राजेश्वर मंदिर किसने बनाया है, राजेंद्र फर्स्ट ने बनाया है। और किसकी मंदिर है, ये शिव मंदिर है, या इसी का नाम है नंदी की मूर्ति। तो अगर पूछेगा कि नंदी की मूर्ति किसके टाइम में बनाया गया है, तो आपको बताना है राजेंद्र फर्स्ट। या शिव की मूर्ति है, किसने बनाया है, तो राजेंद्र फर्स्ट ने बनाया है। क्लियर है। या इसी का नाम एक और है, इसको बोलते हैं बृहदेश्वर मंदिर। तो या राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर एक ही बात है। नंदी की मूर्ति या शिव की मंदिर जो है वो एक ही बात है। जो पूरा ये जो है वो क्या है, राजेंद्र फर्स्ट ने ही बनाया है। और ऑब्वियसली बात है कहाँ बनाया है, तो ये बनाया है कहाँ, तमिलनाडु में। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तंजौर है ना, या तंजावुर। तो ये चीज़ है, यहाँ पे बनाया है। और ऑब्वियसली बात है, आपसे पहले भी बात की है कि जो दक्षिण में जितना भी मूर्ति है वो भव्य मूर्ति है, तो वो किस कला में बनाया जाएगा, द्रविड़ शैली में, है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो मूर्ति है किस शैली में है, तो वह है द्रविड़ शैली में। ये सब बातें हम कर चुके हैं। क्लियर। क्योंकि मूर्ति का हम 3 स्टेज पर है। एक कौन सा, बेसर शैली, द्रविड़ शैली और नागर शैली। एक और इसमें सवाल आता है, एक आता है नटराज की मूर्ति। ये भी बहुत फेमस है,
नटराज की मूर्ति। नटराज किसको बोला जाता है? उस शिव को बोलते हैं। ये मूर्ति बनाया गया है वो है कांसे की है, इसके लिए भी ये फेमस है। और कांसा किससे बनाया जाता है? कॉपर और टीन से। नहीं, ये कांसे की मूर्ति है। और किस आकार में है? चतुर्भुज आकार में, आयताकार है ना। और ये बताया गया है कि टीचर के रूप में। टीचर का क्या मतलब है कि शिव अपना उपदेश दे रहे हैं और उसी को देख क्या किया है, फोटो बना दिया है या मूर्ति बना दिया है। किसकी मूर्ति है? नटराज की मूर्ति या शिव की मूर्ति। ये सवाल भी पूछता है कि किसके लिए मूर्ति प्रसिद्ध है, तो किसके लिए है? वो है शिव की मूर्ति है। और कौन सी मूर्ति? किस टाइप से? वो कांसे की मूर्ति है ना। तो ये सवाल पूछता भी है, तो आपको ध्यान रखना। तो ये पूरा है दक्षिण भारत का इतिहास, है ना। आप जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, पूरा दक्षिण भारत का इतिहास को एक साथ पढ़िए और उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइए। जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो देखने से कोई मतलब है भी नहीं, और आप देखिए भी मत जब आप क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसका कुछ मतलब है भी नहीं। क्लियर? आप जिस वक्त देखते हैं उस वक्त सिर्फ आपको लगता है कि वो चीज़ें हमें याद आ गई, लेकिन 2 दिन के बाद या 2 घंटे के बाद वो चीज़ें दिमाग से निकल जाता है। आप पढ़ें तो सीरियस पढ़ें। आप इसको पहले पढ़ लीजिए, पूरा दक्षिण भारत का इतिहास एक साथ आप पढ़िए। उसके बाद आप नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाते ही आप क्या कीजिए, जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं आप वहाँ से क्वेश्चन बनाइए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो हम पढ़ाए हैं वो सही पढ़ाएं हैं या गलत पढ़ाएं। फिर से वही बात बोल रहे हैं कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बनाए। बेवकूफ़ नहीं बनाने का ये मतलब होता है कि आप जिसके तैयारी कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप वो उठा के देखिए। अगर उसमें से आपको क्वेश्चन बन रहा है तो इसका मतलब है कि ठीक पढ़ा है। और बनने का मतलब हम वही बात बोलते हैं कि 80% क्वेश्चन बनना चाहिए, 10 में से 8 क्वेश्चन। अगर बन रहा है तो अच्छा पढ़ा रहा है, अगर नहीं बना है तो आप क्यों देखिएगा? नहीं, उसका कोई मतलब है नहीं, टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आप बनाइए। और अगर कुछ भी समस्या है, कुछ आप हमको सजेशन देना चाहते हैं, कुछ भी बोलना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, है ना। तो आज दक्षिण भारत का इतिहास समाप्त हो गया। अब जो है एंशिएंट हिस्ट्री में हम एक क्लास और ले सकते हैं, वो पाल वंश के बारे में है, तो ये एक क्लास हो सकता है, तो हम देखते हैं, है ना। तो इतना ही है। थैंक यू।